हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर नंबर 8 हिंदी मीडियम का, जिस चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो अभी तक हमने भौगोलिक प्रदेश ये सब देखे थे ना, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि भारत के हमने भौगोलिक प्रदेश इस सब के बारे में जाना था कि हमारा देश भारत कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या भौगोलिक प्रदेश हैं, क्या स्थिति है, ये सब हमने कौन कौन से हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा कैसे लग रही है, जलीय सीमा कैसे लग रही है, कौन कौन से राज्य हैं, सबकी राजधानी देखी थी, भारत का विभाजन देखा था, बहुत भौगोलिक विभाजन ये सब देखा था, हिमालय देखा, उत्तरी मैदान देखा, ये सब हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा था। और सारे क्वेश्चन एक एक करके देख रहे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पूरे सॉल्व करा दिए थे एक एक करके। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है दोस्तों, ये है भारत। अभी हम क्या जानेंगे, जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में और वन्य प्राणी, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अभी क्लास 6 की अभी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम 7th स्टार्ट करेंगे, फिर 8th। क्या है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिटेल में। अब देखिए, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन क्या किसमें पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, कि आज के मौसम की खबरें टीवी पे भी आती हैं, आज का मौसम ऐसा रहेगा। ठीक, लेकिन तथा टेलीविजन पर भी देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार अब तो बहुत गर्मी है, आज ठंडा है, आज मौसम अच्छा हो गया है। आप जानते हैं कि जो मौसम है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। एक शब्द है अभी हमारे दिमाग में आया, मौसम। मौसम, तो मौसम क्या है? मौसम क्या है कि जो दिन प्रतिदिन हर समय चेंज हो रहा है, यानी वायुमंडल में। तो मौसम की डेफिनेशन क्या हो गई, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है बच्चों, मौसम, होने वाला परिवर्तन। तो ये आप याद करो, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन चेंज हो रहा है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम। इसमें तापमान, क्योंकि तापमान भी ऊपर नीचे होता है, कभी कहते हैं गर्मी पड़ रही है, कभी वर्षा आ जाती है, सूर्य का विकिरण इत्यादि क्या है, शामिल है। तो इसके मौसम के घटक क्या क्या हो जाएंगे, तापमान, वर्षा और सूर्य की विकिरण। कभी कहते हैं ना सूर्य एकदम सीधा पड़ रहा है, जलन हो रही है। उदाहरण के लिए मौसम कभी क्या हो जाएगा, गर्म, कभी हो जाएगा ठंडा, कभी कभी आसमान में क्या होंगे, बादल छा जाएंगे, कभी कभी वर्षा हो जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मौसम गर्म रहेगा तो बच्चा आप गर्मी में ऊनी वस्त्र पहनेंगे क्या, नहीं पहनते। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको क्या होगी, ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगेगी। तो सर्दियों में क्या चाहिए, ऊनी वस्त्र चाहिए, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में क्या खाना पसंद करते हैं हम, गरम गरम चीजें। ठीक है, चाय कब पीते हैं, सर्दियों में, अच्छी लगती है, नहीं लगती, तो उस टाइम ठंडा लग रहा होता है बॉडी को। अब गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर पसीना आ रहा है, आप चाय पियेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम आपको ठंडी जूस पियेंगे। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। जैसे भारत में मौसम कैसे होते हैं बच्चों, दिसंबर से लेकर फरवरी तक आप बताओ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है नहीं पड़ती, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्दी का मौसम, दिसंबर से फरवरी तक। और मार्च से लेकर मई तक क्या पड़ती है बच्चों, गर्मी पड़ती है भयंकर वाली, मई तक, मार्च से स्टार्ट होती है गर्मी तक, गर्मी मई तक गर्मी पड़ती है। और जून से लेकर सितंबर तक आपने देखा होगा बरसात होती है कि नहीं होती, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा, ये मैं भी बाद में समझेंगे इस शब्द का मतलब क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। आप इतना समझ लीजिए, जून से सितंबर तक क्या पड़ रही है बच्चों, वर्षा। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, मौसम शरद रहता है, हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं, बरसात भी पड़ जाती है कभी कभी, तो उसको क्या बोलते हैं, शरद मौसम। तो ये हमारे भारत में मुख्यतः ये मौसम होते हैं। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। आपको पता है ना कि जैसे पृथ्वी ऐसी है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ठीक, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। तो जब सूर्य की किरणें क्या होंगी, अब दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ेंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी पड़ेगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उतनी तिरछी किरणें पड़ेंगी और यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं हो पाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। ठीक है, उस समय भारत में और हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। तो उस ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर का भारत का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इसका उल्टा हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जैसे ये ऐसे घूम के यहाँ पहुंच गया, तो इस समय पे यहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी। आपने अगर मेरा पहले से शुरुआत से ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा है,
सारे जो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाए हैं, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि मैं कह क्या रहा हूँ। अदरवाइज ये आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आप एक बार स्टार्टिंग से पढ़िए, आधा घंटे 1 घंटे के वीडियो हैं, आप देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी बच्चों, उस टाइम पे सर्दी पड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। तो वो 21 जून वाला टाइम जो होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, 22 दिसंबर वाला टाइम है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, जिसे क्या कहा जाता है, लू। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी लू क्या होती है, तो लू में आप कहोगे गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवनें, शुष्क एवं गर्म पवन जो होंगी उनको क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। ये राजस्थान में बहुत चलते हैं लू, बोलते भी लू लग गई, ठीक है। अब देखो हिंदी में वर्षा बोलते हैं, मराठी में पाउस बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, बंगाली में वर्षा बोलते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षा, ये किसमें बोलते हैं, बंगाली में वर्षा, हिंदी में वर्षा, मराठी में पाउस और उर्दू में बारिश। ये सब वर्षा के नाम है। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, इसको आप समझिए, दो शब्द हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो जो वर्षा का मौसम होता है वो मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। आप इतना जान लो कि जो हमारी जलवायु है, जो भारत की जलवायु है, मैं आपको जलवायु भी बताऊंगा क्या होती है। भारत की जलवायु जो है वो कौन सी जलवायु है बच्चों, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु, ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो भारत में जब मानसून आते हैं तब क्या होती है, बरसात होती है। तो जो वर्षा का मौसम होता है वो किसका समय होता है, मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का। मानसून आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इस समय पवन जो होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर चलती है, और वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है बच्चों, वर्षा होती है। जैसे मैं आपको इस वाले चैप्टर में बताता हूँ, ये वाला फोटो काम आएगा यहाँ पे, देखो इसको देखो, याद है आपको, ये अरब सागर था इस साइड में, ठीक है, और इधर क्या है, हमारी बंगाल की खाड़ी है। अब होता क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, आप बताओ दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होगा। ये क्या है हमारा नॉर्थ उत्तर, ये क्या है बच्चों हमारा दक्षिण, ये क्या है हमारा पश्चिम, और ये क्या है पूरा। तो दक्षिण पश्चिम मतलब इस साइड से आने वाली हवा, दक्षिण पश्चिम से जो आ रही है, ये होगी पश्चिम और ये होगी दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से इस तरह से तो हवा आएंगी, इस तरह से हवाएं आती हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं, जो हवाएं पवनें चलती हैं, जो आती हैं, वो उसमें क्या है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, पानी है। तो पानी की नमी को अपने साथ ले लेंगे और आते हुए इधर से आएंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे बरसात करेंगे, ठीक है। यहाँ से बरसात होगी ऐसे, ऐसे ये इधर से आते हुए यहाँ से जब आएंगे ऐसे करके, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी बरसात करेंगे, और फिर हिमालय से टकराएंगे, यहाँ बारिश करेंगे। इधर क्या होगा, असम की पहाड़ियों में, यहाँ पे जो 3 पहाड़ियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनसे टकरा के यहाँ मानसून में सबसे ज्यादा बरसात होती है, ठीक। ये सब आपको आगे वाली क्लासों में समझ में आएगा अच्छे से डिटेल से। तो मैं को हल्का सा एक आपको आइडिया देना था। तो इसने यही कहा कि जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, नमी को ले आती हैं, और जब पवनें पहाड़ों से टकराएंगी तो क्या होती है बच्चों, बरसात हो जाती है। अब मानसून के लौटने का जो समय होता है या मौसम होता है उसको क्या बोलते हैं, शरद ऋतु। आने का समय जो है वो तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, और जब लौटने का समय है सब शरद ऋतु। जो पवनें ऐसे गई थी ना वो वापस भी आती हैं ऐसे, ठीक है, उसी को बोलते हैं शरद ऋतु। इस समय जो पवन है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। अब जमीन वाला जो एरिया उससे लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर जाएंगे। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बरसात होती है। अब आप सोचोगे ये तो जमीन से लौट के आ रही है, तब इस तरफ क्यों बरसात हो रही है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जलवायु का। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा चैप्टर लगता है, जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो है जलवायु, जो शायद अगली क्लासेज में आएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो लौटती हुई जो पवनें हैं उनके कारण, जब लौटता हुआ मानसून है उसके कारण कहाँ बरसात होती है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। आपको याद है ना तमिलनाडु कहाँ था, बताओ बच्चों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कहाँ था। मैप में आप देखो तो ये जो था इस जगह पे, ये वाला जो पोर्शन था ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। होता क्या है कि जब पवनें ऐसे लौट रही होती है ना बच्चों, तो ये यहाँ से होके ऐसे लौटती हैं, ठीक है, ऐसे। जब ऐसे लौटेंगे तो कहाँ बरसात कराएंगे, ये यहाँ से पानी ले लेंगे। तो ये जमीन से रही थी लेकिन यहाँ पानी के संपर्क में आ जाएंगे, ऐसे लौटेंगे जब, तो यहाँ से पानी ले लेती हैं और यहाँ पे बरसात करा देती हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। समझे बच्चों।
यही है इसका कंसेप्ट। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मैंने कहा था ना आपको जलवायु बताऊंगा। देखो जलवायु क्या है, मौसम क्या था कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, वो तो था मौसम जो डेली चेंज हो रहा है। लेकिन इस मौसम में कई वर्षों में 30 से ज्यादा वर्ष ले लीजिए, बहुत से ज्यादा वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, जो मौसम की जो दशा है, मौसम की जो औसत दशा है, जैसे कैसा मौसम रहता है ज्यादातर, उसी को बोलते हैं जलवायु। मौसम की औसत दशा को क्या बोला गया, जलवायु। अनेक वर्षों में भारत की जो जलवायु है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, मानसूनी जलवायु। कोई पूछता है आपसे बच्चों की भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी, बोलेंगे यहाँ वर्षा कैसी होती है, तो मानसूनी वर्षा होती है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। कोई आपसे पूछता है मानसून शब्द कहाँ से आया, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चों, अरबी भाषा के मौसम शब्द से। और मौसम का अर्थ क्या होता है, मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। अधिकतर वर्षा कहाँ से होती है बच्चों, मानसूनी पवनों से। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में बताओ कृषि किस पे निर्भर है, तो आपको भी पता है, वर्षा पे। जिस साल बारिश नहीं पड़ती उस दिन क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, अकाल हो जाता है। ठीक है, तो भारत में जो अभी भी जो कृषि है वो पूरी तरह वर्षा पे निर्भर है ज्यादातर। अच्छे मानसून का मतलब क्या होता है, अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा मानसून आया, तो अच्छा मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा हुई, अच्छी वर्षा हुई। अच्छी वर्षा होगी तो क्या होगा, खेती अच्छी होगी, खेती अच्छा होगी तो क्या होगी, फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, लोग खुश होंगे, है ना बच्चों। यहां तक आपको समझ में आ गया। कोई भी स्थान है उसकी जलवायु। अब जलवायु आपने समझ लिया, जलवायु क्या है कि अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा में औसत परिवर्तन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अभी जलवायु किस किस पर डिपेंड करती है, जलवायु भी तो किसी पर निर्भर करती होगी ना। जलवायु डिपेंड करती है स्थिति पर, उस स्थान की स्थिति क्या है, ऊंचाई क्या है, समुद्र से दूरी क्या है। ऊंचाई का मतलब समझ रहे हो, समुद्र तल से दूर ऊंचाई, स्थिति क्या है, और समुद्र से वो कितना दूर है, और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत जो है उसकी जो जलवायु है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह की जैसे जलवायु, जैसे वहीं पे आप देखोगे यहाँ मासिनराम में या चेरापूंजी में बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पश्चिमी मरुस्थल में सूखा पड़ रहा है। तो ये क्या क्षेत्रीय विभिन्नता है भारत में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की जलवायु का जो प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। आप देखते हो ना राजस्थान का बीकानेर और जैसलमेर में कितनी गर्मी पड़ती है, बरसात भी बहुत कम पड़ती है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा ऊपर या लद्दाख में चले जाओ, लद्दाख के द्रास में क्या, करगिल में क्या है, बर्फीली ठंड पड़ती है। सियाचिन में चले जाओ, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता में चले जाओ, मुंबई और कोलकाता यहाँ पे है ना तटीय क्षेत्र में, मुंबई तो यहाँ पे है, कोलकाता इधर की साइड यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे आप देखोगे समुद्र बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे जो मौसम रहता है वो ना तो अधिक गर्म हो पाता है और ना ही अधिक ठंडा रह पाता है, यानी कि जलवायु कैसी है, मध्यम है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, लेकिन यहाँ की जो जलवायु उसमें नमी रहती है, चिपचिपी रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो ये क्या क्षेत्रीय विभिन्नता है, जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता है। आप देख रहे हो, यही तो है हमारे भारत देश की खासियत, विविधता में एकता। प्राकृतिक वनस्पति, तो ये हमने जलवायु देखी, अब हम देखते हैं वनस्पति। देखो जैसी जलवायु होगी वैसी ही वनस्पति होगी। अब आप कहो कि लद्दाख में जाके आप गेहूं उगा दो, तो गेहूं वहां नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसी जलवायु होगी वैसी बारिश होगी, वैसी बरसात होगी, वैसी जमीन होगी, वैसी वहां पे क्या होगी, खेती होगी। तो वनस्पति जो है, जो वनस्पति जो उगती है वो किस पे डिपेंड करती है, जलवायु पे, उस जगह की भौगोलिक स्थिति पे, उस जगह की कृषि मृदा पे, मिट्टी पे। अब वहां पे लद्दाख में बर्फ पड़ रही है, आपको लगता है वहां पे गेहूं या ये सब वनस्पति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। अब जहाँ पे मौसम है उधर वहां बारिश बहुत हो रही है, तो वहां पे वन होंगे, वहां वन होंगे, वनस्पति होगी। तो ये सब क्या है कि जलवायु पर डिपेंडेंट है। अब प्राकृतिक वनस्पति देखें तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। पादप जीवन देखते हैं हम, चारों तरफ पौधे, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, घास वाले मैदान में आप खेलते हो कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, झाड़ी। तो झाड़ी आप जानते हो क्या कहते हैं, कहते हैं झाड़ियों में मत जाना। झाड़ी क्या है बच्चों, जो छोटे छोटे पौधों की जो इकट्ठे हो जाते हैं, बन जाती हैं, वो बन जाती हैं झाड़ियाँ। छोटे छोटे पौधे जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कहते हैं झाड़ी। जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, आपने जैसे देखा होगा नीम, आम, इनके वृक्ष कितने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे नारियल का वृक्ष देखा है, उसमें पत्ती नहीं होती, सीधा ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके नारियल का वृक्ष बना देंगे आप, मैं बना नहीं पा रहा, और उसमें नारियल लगे रहते हैं। इसमें पत्तियां ही नहीं होती, बहुत कम पत्तियां होती हैं।
घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो आपको प्राकृतिक वनस्पति नाम क्या है, प्राकृतिक वनस्पति यानी बिना मनुष्य की सहायता के घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के उगते हैं वो कहले जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति। क्या आपने यह कभी नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पति मिलेगी, जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहां पे वैसी वनस्पति होगी। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब आपको लगता है कि लंबे लंबे वृक्ष होंगे कहीं ऐसे, कहीं रेगिस्तान में? नहीं, रेगिस्तान में क्या, कटीले कांटे वाले पेड़, छोटी छोटी झाड़ियां ये बनती हैं, बबूल के पेड़, ठीक है, जिनको पानी की कम आवश्यकता है। तो वही है, अपनी जैसी जिसकी आवश्यकता है, जैसी जहाँ की जलवायु हो वैसी वहां पे क्या होगी, वनस्पति होगी, क्योंकि वो प्राकृतिक है, वो अपने आप उगती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो वनों के लाभ, वनों के लाभ क्या है, बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि ये विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधों से क्या मिलती है, मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी को कटने से रोकते हैं। बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ, मिट्टी को कटने से रोकना है। तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन ये नाम सुना है अपने बच्चों, मिट्टी का कटना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। और इससे बचने के लिए हम क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं मेड़ों पे, जिससे कि हमारी मिट्टी का अपरदन ना हो। ठीक है, वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन मिलता है, नहीं मिलता, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, लाख, लाख जो होता है, जो चूड़ियां वूड़ियां बनाई जाती हैं इससे लाख, वो मिलता है, शहद भी मिलता है, गोंद मिलता है, नहीं मिलता, ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, वनों से। तो ये वनों के लाभ हो गए। वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन्य जीव भी कहाँ निवास करते हैं, वन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो वन्य जीव कहाँ आएंगे, शहरों में आ जाएंगे। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। पेड़ बहुत ज्यादा काटे गए, आधुनिक प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हम क्या कर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं। अब आते हैं हम वन्य प्राणी। ये तो आप देख रहे हो ना, ये सब वृक्षों के पेड़ों पौधों के काम है। देखो, रबड़, इमारती लकड़ी, निवास, गोंद, लाख, फल फूल, शहद, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, लकड़ी, खेल का सामान, फर्नीचर, मिट्टी को बांध के रखना, ये सब किससे हो रहा है, पेड़ से हो रहा है ना। ये वनों से तो लाभ है, वनों के उपयोग है ना। अब आते हैं हम वन्य प्राणी। वन जीवन, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, उभयचर क्या होते हैं, जो पेड़ जमीन पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, वो होते हैं उभयचर। जैसे मगरमच्छ, कछुआ, ये क्या है, उभयचर है। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी कीटों और कृमियों का क्या होता है, निवास होता है वनों में। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों, आपको पता है ना, टाइगर, बाघ। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरी वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के गिरी वन में। हाथी और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, असम के जंगलों में। असम के जंगलों में एक अभ्यारण्य भी है काजीरंगा, उसमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, असम में ही है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। हाथी कहाँ मिलते हैं, साउथ में, केरल और कर्नाटक में। ऊंट कहाँ मिलते हैं, भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण, कच्छ का रण कहाँ पे बच्चों, गुजरात में है। और ऊंट कहाँ पे है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहाँ पे, पश्चिमी मरुस्थल में, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस वाले एरिया में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये कहाँ मिलेंगे बच्चों, हिमालय के क्षेत्र में। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे जानवरों के बारे में। अगर हम पक्षियों की बात करें तो मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान अधिकारियों से पक्षियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या अपने क्षेत्र में बनाए गए 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं, बताओ हमारे क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं। छोटी वाली चिड़िया मिलती है, मोर मिलता है, तोता मिलता है, और बताओ, कबूतर मिलता है, बाज मिलता है। तो ये सब हमारे क्षेत्र में मिलते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा और करैत। सांप कौन कौन से पाए जाते हैं भारत में, कोबरा और करैत।
वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। देखो बच्चों, भारत में क्या है, वन कटते जा रहे हैं, जानवरों का शिकार हो रहा है, तो उसके कारण जो भारत में पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं, जो वन में रहना पसंद करते हैं, उनकी संख्या तेजी से घट रही है, प्रजातियां भी घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो सकती हैं। आप देख रहे हैं कि अभी जो चीता थे वो भारत में खत्म हो गए थे, तो इसके लिए क्या किया गया था, अफ्रीका के, यहाँ से अफ्रीका से चीता लाए गए भारत में, और जो मोदी जी ने आपने देखा होगा टीवी पे, जो कूनो उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसमें इन चीतों को छोड़ा गया था। शायद ये मध्य प्रदेश में है कूनो। यहाँ पे 3-4 चीते लेके आए थे, 4-5 चीते, और उनको यहाँ पे छोड़ा गया है, और उनको फिर उनको मतलब एक तरह से आश्रय दिया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है कि कैसे भी करके ये इनकी जनसंख्या बढ़े चीतों की। चीता तो खत्म ही हो गए थे ऑलमोस्ट भारत में। तो ये आप देख रहे हो भारत में इस तरह की स्थिति आ गई है। क्यों? क्योंकि वन्य जीव वन घटते जा रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है अंधाधुंध, तो वन्य जीव भी क्या हो रहे हैं, उनको उस तरह की जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो आवास चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उससे उनकी भी संख्या घटती जा रही है। और वो अपने आप को, कुछ जानवर क्या होते हैं, देखो एक नियम है डार्विन का कि जैसी परिस्थिति बदल रही है, अगर आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को चेंज करते हो तो आप सरवाइव कर पाओगे, और अगर आप चेंज नहीं करते हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप जीवित नहीं रह पाओगे। जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इंसान को या जानवरों को सबको वैसे ही बदलना पड़ेगा। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है वो जिंदा रह पाता है, जो नहीं ढालता वो मारा जाता है। मतलब कमजोर आदमी हमेशा मारा जाएगा। ठीक, तो आपको ताकतवर बनना है, समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना है। ठीक, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क हैं, पशु विहार हैं, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये भी आगे समझेंगे आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। आरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें आप मतलब बिना किसी परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, वो जीव मंडलों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। उनमें आप कटाई नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी, हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना शुरुआत की है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आप पता करना। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवर के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। आप जैसे बच्चों के मतलब जानवरों की जो हड्डी होती है उनसे कुछ आभूषण बनाए जा रहे हैं, सींगों से कुछ कुछ पदार्थ बनाए जा रहे हैं, पंखों से कुछ बनाए, आप उनको खरीदना बंद कर दोगे तो क्या होगा, लोग उनको मारना बंद कर देंगे क्योंकि वो चीजें बिकेंगी नहीं। तो ये क्या है कि हमें कुछ कुछ, हमें भी, सरकार को ही नहीं, कुछ हमें एक देश के नागरिक होने से हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको हमें भी निभाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं। तो कोई बोले आपसे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो बेटा अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है, अक्टूबर सप्ताह जो होता है उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? तो बच्चों बताओ बच्चों, कौन सी लाती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये इसकी वजह से वर्षा होती है, वर्षा की वजह से क्या होती है? खेती होती है, खेती की वजह से क्या होता है? फसलों का उत्पादन अच्छा होता है और वहां से हमारी आय बढ़ती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो कि कृषि प्रधान देश है इसलिए ये कृषि पर निर्भर है, इसलिए ये सब चीजें इस पर निर्भर है, दक्षिण पश्चिमी मानसून पर। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम, तो मौसमों के नाम तो आप देख सकते हो ना बच्चों, शीत दिसंबर से फरवरी तक, फिर मार्च से मई क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक आप लिख देना है ना बच्चों। और उसके बाद क्या पड़ती है बच्चों? शरद ऋतु, जून से लेकर सितंबर तक, नहीं जून से सितंबर क्या है? वर्षा ऋतु। और फिर आएगी शरद ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो अपने आप उग रही है। प्राकृतिक, इसकी डेफिनेशन आप एक बार मैंने बताई थी ना आपको, एक बार ढंग से देख लो, यहाँ पे ये रही, यानी कि यानी घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, जो मनुष्य की बिना सहायता के उपजते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देना है ना बच्चों। तो घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिन राम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। गर्मी के दिन में समय शुष्क, गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? लू कहा जाता है। जनरली ये राजस्थान में चलती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में
के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? ये होती है शीत ऋतु के समय में, ये ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में, जब मानसून लौट रहा होता है। मैंने बताया था ना आपको। गुजरात के वन का निवास है, गुजरात के गिरी वन में एशियाई शेरों का निवास है, ये इसकी एशियाई शेर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके बच्चों। और कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं। देखो ये राजधानी आप याद कर लेना बच्चों। देखो अरुणाचल प्रदेश की आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। मेरे साथ बोलो आप। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, और हरियाणा की भी क्या बच्चों? चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और उसके त्रिपुरा की अगरतला, और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता। ये तो हो गए हमारे 28 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश देखो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ भी एक, चंडीगढ़। दादर और नगर हवेली, इसकी राजधानी है दमन। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये सब मिलकर एक राजधानी हो गई दमन। लक्षद्वीप की कावारत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और राजधानी दिल्ली की दिल्ली। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए हमारे क्या शासित प्रदेश। तो भारत में कितने राज्य हैं बच्चों? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। आपको इन सबकी राजधानी याद होनी चाहिए, सबके नाम और सबकी स्थिति याद होनी चाहिए, और अपने राज्य की तो स्पेशली याद रखनी ही है आपको। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी क्लास 6 की भूगोल कक्षा 6 का भूगोल का समाप्त हो जाता है। इति समाप्तम। तो भूगोल अब आपकी पूरी खत्म हो गई है। यहाँ पे अगर आप मान लो कि आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पूरे सारे भूगोल का चैप्टर खत्म कर दीजिए और होमवर्क कर लीजिए। आपको जो करना है कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की भूगोल, और इससे पहले हम क्लास 6 की क्या क्या इतिहास को खत्म कर लेंगे और साइंस को खत्म कर लेंगे। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान हम एक एक करके क्लास 6 का पहले पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद 7 पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है।